हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है वो सारा हम एक जगह कलेक्ट करके ला लिए हैं आपके लिए। तो आप जो है ना एक सारा जो है ना फार्मूला एक जगह नोट कर लें ताकि जो है ना आपका एक भी फार्मूला नहीं छूटने वाला है। तो सारा जो है ना एकदम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यदि क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं या तो आप क्लास 10th में जाने वाले हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट होगा, ठीक ना। तो आप ज़रूर जो है ना इस चैप्टर का पूरा फार्मूला एक जगह लिख लें और यहाँ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सूत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से दो बिंदु के बीच की दूरी यदि निकालना होगा। यदि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ दो बिंदु है, हम यहाँ से P और Q मान लेते हैं, P और Q। तो यहाँ से देखिए x1 लेंगे, x1 y1, ठीक ना। इसमें लेंगे y2 और यहाँ से x2 और y2। यदि इस दोनों के बीच के बिंदु का यहाँ से दूरी निकालना होगा तो यही सूत्र हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि x1 ले रहे हैं तो आपको यहाँ y1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यदि यहाँ आप x2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो y2 से यहाँ करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका दोनों सूत्र। चलिए दूसरा हो जाएगा, यहाँ से देखिए मूल बिंदु से दूरी यदि पूछे ना तो मूल बिंदु से हो जाएगा x² प्लस y²। चलिए तीसरा फार्मूला हम देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा फार्मूला जो है आपका ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि बोलेगा निकालने तो ये हो जाएगा एक पॉइंट जो निकालेंगे x का मान, ये x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कोमा y बराबर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से चौथा हम फार्मूला देख लेते हैं। तो चौथा फार्मूला है मेरा अंतः विभाजन सूत्र, जो कि इस यहाँ से हम इसको बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से x बराबर, यहाँ से पहला यदि निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से m1 x2 प्लस m2, यहाँ से x1 बटे m1 प्लस m2 लगाना है और दूसरा y का मान निकालेंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 कर देना है, ठीक ना। तो ये निकल जाएगा आपका अंतः विभाजन सूत्र, यही हो गया, ठीक। एकदम VVI है, इसको एकदम से अच्छे से याद रखें। चलिए अगला हम फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए अगला फार्मूला है क्या कि त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक। यदि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हमें निकालना होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से कि x बराबर 1 कर देना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर देना है और दूसरा पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। चलिए हम अगला यहाँ से इस फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। यदि अंतः केंद्र का निर्देशांक आपको निकालना होगा तो ये हो जाएगा यहाँ से a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) बटे a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट निकालेंगे y बराबर हो जाएगा a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) बटे a प्लस बी प्लस सी लगा देना, ठीक ना। तो ये तो हो गया त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक निकल गया। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। तो आपका अगला फार्मूला जो है ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एकदम और VVI है, ठीक ना, ये तो पूछा ही जाता है। अब देखिए यहाँ से 1/2 इसका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने का क्या है कि यहाँ से हो जाएगा, इसका याद रख लेना है 23 31 12। तो 23 31 12 करने का मतलब हो गया कि x1 हो जाएगा x2 x3, यहाँ तो है ये है, यहाँ से 23 31 12 तो y2 माइनस y3, तो इसको हो गया 2 3 तो 23 हो गया, y3 y1 तो 31 हो गया और 12 हो गया 1 और 2। तो 23 31 12 आपको याद रखना है और यहाँ से इसका आसानी से आप लिख पाएंगे। या तो आप यहाँ से देखिए एक यहाँ से हम बना लेते हैं, एक हम क्लॉकवाइज यहाँ से घड़ी हम बना लेते हैं, ठीक ना। तो घड़ी जो है ना, घड़ी की दिशा कैसे होती है, तो यहाँ से चलती है एक क्लॉकवाइज में चलती है, ठीक ना। तो मान लेते हैं ये 1 है
दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो ये लेना है पहले x1 का मान, तो x1 ले लेना है 1। तो अब देखिए क्या लिखना है y2 और y3 ऐसे घूमते जाना है एकदम, ठीक ना, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से y2 y3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस दे देना, इसका काम हो गया। तो अब इसको छोड़ देना, अब 2 से लेना है तो x2 हो जाएगा। तो x2 आप यहाँ से हो जाएगा इनटू y3 माइनस y1 लगा देना है, ठीक ना। अब चलिए इसका काम हो गया, अब इसका लेते हैं। तो अब लेना है इसको, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब y1 माइनस y2। तो आपका हो गया पूरा कंप्लीट। तो आप किसी तरह से याद रख सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिए अब अगला हो गया क्वेश्चन, ये मेरा फार्मूला अगला हो गया कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, इसको याद रखना है। चलिए अगला हम फार्मूला देख लेते हैं। अगला है कि संरेख होने के लिए, तो देखिए संरेख होने के लिए जो शर्त है ये हो जाएगा AB बराबर AC प्लस यहाँ से हो जाएगा CB हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। या तो यहाँ से हम रख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाल लेंगे वो 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसका आगे में जो है ना ट्रिक देने वाले हैं कि संरेख के लिए कैसे शॉर्ट में निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम 2 से 3 सेकंड में निकालेंगे, वो सारा हम आगे कवर करने वाले हैं। अब देखिए अगला हम यहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं सारा। देखिए यहाँ से कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में आपको, कि यहाँ से बोल रहा है किसी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। काहे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में x और y होता है। पहले आपको x लेना है, दूसरा y लेना है। अब देखिए इसका जो है ना दूसरा पॉइंट हम यहाँ से लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। तो देखिए यहाँ से हम एक छोटा सा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया y अक्ष। तो इसको बोलेंगे हम क्या, भुज बोलेंगे, और ये वाला बोलेंगे कोटि बोलेंगे। y अक्ष को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। तो देखिए हम यहाँ से लिख लिए हैं कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है कि x अक्ष का समीकरण जो होता है ये होता है y बराबर 0। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एकदम से ध्यान रखिएगा। यदि x अक्ष का समीकरण पूछे ना कि क्या होगा, तो y बराबर आपको 0 लिख देना है। उसके बाद यदि y अक्ष का समीकरण पूछे ना तो आपको लिखना है x बराबर 0 होता है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि x अक्ष यहाँ से हो जाएगा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, ठीक ना। x अक्ष पर स्थित बोले तो x, 0 लेना है। यदि y अक्ष पर स्थित बोले बिंदु तो यहाँ से 0, y लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आप कॉपी में नोट कर ले अच्छे से, ताकि आपको जो है ना सारा पॉइंट याद रहे। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु, x और y जो काटता है, यहाँ से x और y काट रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये होता है 0, 0 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये क्या होता है, 0, 0 होता है। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं इस चतुर्थांश वाला में, ठीक ना। तो चतुर्थांश में आते हैं हम, तब या तो हम इसको चतुर्थांश बोलेंगे या क्वाड्रेंट बोलेंगे या तो हम पाद बोल सकते हैं, तो सब एक ही बात हुआ। चलिए पहला हम देख लेते हैं कि प्रथम पाद में स्थित बिंदु। तो देखिए प्रथम पाद में जो स्थित बिंदु होता है ये होता है प्लस प्लस होता है, या तो इसको हम कभी कभी मिलेगा यहाँ ऑप्शन में कि दोनों प्रथम पाद का जो होता है दोनों धनात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होता है। ऑप्शन 4 को दे देगा, आपको मारना है कि इनमें से क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें x जो है ना, इसमें पहले x बिंदु लिया जाता है तो ये हो जाएगा माइनस और y हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और तीसरा माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए x भी माइनस और y भी माइनस। अब इसमें आते हैं तो x का मान इधर पॉजिटिव लेंगे और y का मान निगेटिव लेंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम इसी का देख लेते हैं चारों पॉइंट, कि यहाँ से प्रथम पाद में स्थित बिंदु क्या होता है, प्लस प्लस होता है, या दोनों लिखना है धनात्मक होता है, ठीक ना। यहाँ से बहुत बार इसमें पूछा गया ऐसे करके कि दोनों धनात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है। तो आपको 4 ऑप्शन में मारना है, ठीक ना। यदि प्रथम पूछे तो आपको धनात्मक धनात्मक लेना है,
चलिए दूसरा पाद में स्थित बिंदु, तो देखिए दूसरा पाद में स्थित बिंदु जो होता है ये क्या हो जाता है, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ठीक ना, माइनस प्लस हो जाता है, या तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या, ऋणात्मक और धनात्मक। चलिए इसमें हम कट किए हैं, इसका अगला पॉइंट हम दे सकते हैं। देखिए पाद के जगह क्या हम लिख सकते हैं, चतुर्थांश भी यूज कर सकते हैं। तो आपका द्वितीय जो है चतुर्थांश में स्थित बिंदु क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, या तो इसको हम ऋणात्मक या धनात्मक बोलते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु, ये दोनों हो जाएगा ऋणात्मक, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक इसको लिखेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x बराबर यदि 5 का पूछेगा आलेख क्या होता है, तो ये अक्ष के y अक्ष के क्या होता है, समांतर होगा, और y बराबर यहाँ से 5 समीकरण का आलेख पूछेगा तो ये x अक्ष के समांतर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, देखिए हम एक बार y बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर, हम x बराबर 0 लेते हैं, तो y बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ से हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, पहला नंबर कि x बराबर 5 लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम x बराबर 5 ही लेके देखते हैं। तो x बराबर 5, y बराबर 0 ले लेना है आपको। उसके बाद x बराबर 5 रखना है, y बराबर क्या करना है, यहाँ से 1। उसके बाद y यहाँ से x बराबर यहाँ से ले लेना है, x बराबर 5 और y बराबर क्या आ जाएगा, -1 ले लेते हैं। उसके बाद हम x बराबर 5 लेते हैं और y बराबर क्या करते हैं, एक बार यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से x बराबर, हाँ ठीक है, तो यहाँ से 2। तो इसका यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, इसके समांतर में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से मान लेते हैं कि ये है ड्रॉ, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके समांतर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका ध्यान रखना है कि x बराबर 5 समीकरण का आलेख जो होगा y के अक्ष के समांतर होगा, और y बराबर 5 समीकरण का आलेख जो होगा x अक्ष के समांतर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप जो है ना एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसका ट्रिक देख लीजिएगा। तो देखिए ये 3 को पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो पहला पॉइंट को क्या करना है कि x1 बटे y1 कर देना, दूसरा कर देना x2 बटे y2, और तीसरा पॉइंट लिख देना है x3 बटे y3। और एक बार जो है ना फिर से पहला पॉइंट जो दिया हुआ है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देना है, ठीक ना। अब क्या करना है, क्रॉस करते चलिए सभी का क्रॉस। तो पहले जो है ना ऐसे ऐसे वाला को सभी को जोड़ लीजिए। तो x1 y2 गुना कर देंगे आप प्लस, उसके बाद x2 y3 गुना करते जाएंगे, ठीक ना। आप प्लस हो जाएगा यहाँ से x3 और y यहाँ से क्या हो जाएगा, x3 और y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ पे x3 लेना है और y1 लेना है। अब चलिए हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, अब माइनस करके ऐसे कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ से y1 x2 हो जाएगा, उसके बाद गुना कर देना है y2 x3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा y3 x1 हो जाएगा। अब बटे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन संरेख में क्या करना है कि संरेख के लिए देखिए क्या होता है कि इसको दोनों को करके और बराबर कर दीजिएगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगाना है, ठीक ना। तो इसको बराबर कर देंगे तो ये निकल जाएगा संरेख के लिए, ठीक ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।